हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे नहीं भाई, गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही शानदार चैप्टर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। समझ रहे हैं ना, हम बहुत ही पर बहुत ज्यादा जोर दिए हैं, यानी कि सचमुच में ये कहानी बहुत बढ़िया है। ऐसे हम आपको एक बात बता दें कि आपका ये जो प्यारा सा पतला सा किताब है, ये बहुत पतला है भाई। ये किताब जब देखते हैं ना तो याद आ जाता है बचपन वाले मनोहर पोथी का। बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो मनोहर पोथी होता था, और मनोहर पोथी में ना काखा गाघा एबीसीडी इतना ही पतला किताब होता था, बड़ा बढ़िया रहता था। ए से एप्पल, बी से बॉल, इस तरीके से करके। तो उसी किताब का याद आता है जब इसको हाथ में लेते हैं। 50-100 ग्राम का भी किताब नहीं होगा। लेकिन इस किताब के वजन पर अगर हम ना जाएं, इस किताब में वजन रहे या न रहे, लेकिन इस कहानी में जो इस किताब के अंदर है, 5 कहानी दिया गया है, और ये पांचों कहानी इतना दमदार है, इतना वजनदार है कि अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, भाई पहले आप लोग कैसे कहानी को पढ़े हैं हमें नहीं पता, कि आप ऐसे रीडिंग दे दिए हैं या फिर कैसे पढ़े हैं वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे तो इतना तो जरूर है कि आपके आंख से आंसू आ जाएगा, आपका दिल रो देगा। ठीक है ना? हाँ, आपका दिल कहेगा कि ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता चलेगा कि आजकल के जो लोग हैं, शादी ब्याह करने के बाद किस तरीके से बदल जाते हैं। जो जो माता पिता पाल पोस करके बड़ा करते हैं, वही माता पिता के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। एक बेटा जो अपने मां को कष्ट देता है, ये सब कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी कि मुख्य रूप से आप ये देखेंगे कि विवाह होने के बाद किस तरीके से लोग अपने पत्नी को ज्यादा वैल्यू और अपने मां को ना के बराबर वैल्यू देना शुरू कर देता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपका दिल जो है वो कहेगा कि ना, हम अपने जीवन में कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना? हम अपने जीवन में कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये आप लोग जरूर सुनेंगे। ये कौन लड़का है भाई? सारे लोग आंदोलन करो छुट्टी के लिए, टाइम के लिए और छुट्टी के लिए। हम नहीं समझ पा रहे हैं भाई, टाइम के लिए और छुट्टी के लिए आंदोलन क्यों करना है। चलिए, तो प्यारे बच्चे, आज का ये क्लास आप लोगों को बड़ा मजेदार लगने वाला है। आज का ये क्लास आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाला है। जब आप इस क्लास को पूरा सुनेंगे ना तो सचमुच में आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम आज के इस क्लास को शुरू करें। उससे पहले हम प्यारे बच्चे आप लोगों से एक छोटा सा और प्रतिदिन के अनुसार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग ना आज के इस क्लास को पूरा शेयर करना। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब जगह आप लोग शेयर करिए, और हर एक बच्चे मिलकर के शेयर करिए। आज एक भी बच्चे ना बचे जो कि क्लास को शेयर ना किए हों। ठीक है ना? आज सभी बच्चे मिल करके क्लास को शेयर करिए। बहुत मन से आज इस कहानी को पढ़ाएंगे, चाहे जितना लंबा हो जाए। ठीक है ना? आज इस कहानी को बड़ा दिल से पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को इस कहानी के साथ साथ अपने जीवन में भी एक बहुत बड़ा सीख मिले। ठीक है? तो चलिए आज हम इस कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे ना क्लास को शेयर कर दीजिए, और सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लास को शेयर भी कर दीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। इस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा। अब सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता दें, दही का मतलब तो समझते हैं। दही वाली कहने का मतलब कि कोई महिला है जो दही वाली है, बेचती है, और उस महिला का नाम है मंगम्मा। मतलब कि एक महिला है, ध्यान से सुनिएगा, एक महिला है जो दही बेचने का काम करती है, और इस महिला का नाम क्या है? मंगम्मा। ठीक है ना? इस महिला का नाम क्या है? मंगम्मा। तो ये महिला दही बेचती है, और इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया दही वाली मंगम्मा। ठीक है ना? दही वाली मंगम्मा। ठीक है ना? तो आज हम लोग इसी महिला के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इसी महिला के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका नाम क्या है बाबू? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए।
इनका नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मंगम्मा। नाम क्या है, मंगम्मा। हम ना ब्लैक कलर से लिख देते हैं, शायद आपको पता लगेगा। नाम इनका है मंगम्मा। नाम इनका क्या है, मंगम्मा। इस महिला का नाम क्या है, मंगम्मा। ध्यान रखिएगा, आज इसी महिला के बारे में हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, और आज ये वन शॉट में खत्म करेंगे। इस कहानी के अलावा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आज कंप्लीट कराएंगे इस चैप्टर का। चलो बाबू, हम ना इस कहानी को पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाएंगे। जो भी बच्चे टॉपर बैच के हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, टॉपर बैच में आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको टॉपर बैच में जरूर जुड़ना चाहिए। 2026 में एग्जाम है तो जरूर जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हम प्यारे बच्चे अब सीधे आते हैं अपने कहानी की ओर। लेकिन कहानी हम शुरू करें उससे पहले कहानी लिखने के बारे, जो कहानी को लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ लेना चाहिए। जो कहानी को लिखने वाले हैं इनके बारे में तो थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए ना बाबू। तो कहानी जो है दही वाली मगम्मा, इस कहानी को लिखने वाले लेखक हैं जिनका नाम है श्रीनिवास, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी के लिखने वाले जो लेखक हैं, ध्यान से सुनना बाबू हम क्या बता रहे हैं। इस कहानी के लिखने वाले लेखक हैं जिनका नाम क्या है, श्रीनिवास। और श्रीनिवास जी यही हैं, देख लीजिए। ये कहानी के लिखने वाले कौन है, श्रीनिवास। और इनका जो पूरा नाम है, हम ऐसे शॉर्टकट में इनको निवास जी बोला जाता है, श्रीनिवास। लेकिन इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। चूंकि प्यारे बच्चों ये कहानी एक साउथ इंडियन की कहानी है, कन्नड़ भाषा, नाम सुने होंगे ना, कन्नड़ भाषा की कहानी जो कि कर्नाटक में चलता है। तो ये कहानी इधर का नहीं है, बिहार का नहीं है, ठीक है ना। ये कहानी कहां का है, कर्नाटक का है। और कर्नाटक में जो भाषा चलता है उसको बोलते हैं कन्नड़ भाषा। तो ये कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ कहानी है। और ये जो लेखक हैं मास्ती वेंकटेश अयंगार यानी कि श्रीनिवास, ये कन्नड़ भाषा के ही लेखक हैं। ये कहानी भी कन्नड़ भाषा में ही लिखा हुआ था, लेकिन कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया, ध्यान रखिएगा। और कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है B.R. नारायण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, चूंकि ये तो कन्नड़ भाषा में कहानी था, हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो हिंदी में अनुवाद किया है B.R. नारायण ने। याद रहेगा बाबू, हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो याद रखना बाबू, हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं B.R. नारायण। याद रहेगा ना। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है, B.R. नारायण। याद रखना बाबू आप लोग, इस कहानी को हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं B.R. नारायण। याद रहेगा। चलिए, तो यह एक कन्नड़ भाषा कहानी है। श्रीनिवास इसके लेखक हैं और इनका जन्म हुआ है 6 जून 1891। इनका जन्म कब हुआ है, 6 जून 1891 को इनका जन्म हुआ। कहां में, तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में ही एक जगह पड़ता है, नाम है कोलार। कर्नाटक का ही एक जगह है, नाम है कोलार। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कर्नाटक का एक जगह है कोलार, वहां पर 6 जून 1891 को इनका यानी कि श्रीनिवास का जन्म होता है। परीक्षा में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछेगा दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसके लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा श्रीनिवास। आपसे पूछा जाएगा कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो बताइएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। आपसे पूछा जाएगा श्रीनिवास का जन्म कब हुआ, तो बताइएगा 6 जून 1891। श्रीनिवास किस भाषा के कहानीकार हैं, तो बताइएगा कन्नड़ भाषा के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और कन्नड़ भाषा के बहुत बड़े कहानीकार हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं B.R. नारायण। कौन है, B.R. नारायण, ठीक है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, यानी कि भाई जब इतने बड़े लेखक हैं तो पुरस्कार मिला होगा। देखिए, अगर कोई लेखन का कार्य करता है ना तो उसको सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, इनका एक लेख है, इनका एक कहानी है श्रीनिवास का जिसका नाम है सन्ना कथे गुल्लू।
कहानी का क्या नाम है? सन्ना कथेगुल्लू। और सन्ना कथेगुल्लू, चूंकि ये कन्नड़ कहानी है तो नाम भी कुछ वैसा ही कन्नड़ वाला है, सन्ना कथेगुल्लू। तो सन्ना कथेगुल्लू जब ये कहानी लिखे तो इस कहानी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यानी कि श्रीनिवास को अपने ही एक रचना सन्ना कथेगुल्लू पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपके परीक्षा में कि बताइए श्रीनिवास को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? श्रीनिवास को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा सन्ना कथेगुल्लू पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस पर? सन्ना कथेगुल्लू पर, याद रखिएगा। उसके अलावा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी कि श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और ये जो पुरस्कार मिला था इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 1968 में मिला था। श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो ध्यान रखिएगा श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1968 को। ठीक है ना बाबू, याद रखिएगा। ठीक है ना। और ये कहानी जो है यह कहां से लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि कन्नड़ कहानियों का ही संग्रह है, ये कहानी वहीं से लिया गया है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। तो इस चैप्टर को लिखने वाले हैं श्रीनिवास, उनके बारे में कम से कम इतना बात याद रखिएगा। यहां से कम 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बोलो बाबू, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? हम आगे बढ़ जाएं। अब यहां तक तो समझ गए ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं सीधे कहानी में। इतने बेजोड़ तरीका से कहानी बताएंगे ना कि दिल गदगद हो जाएगा। सीधे आते हैं प्यारे बच्चों अपने कहानी पे, यानी कि सीधे मंगम्मा पे। ठीक है ना। अब हम सीधे आप लोगों को मंगम्मा के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को जो कुछ भी हम बताएंगे ना उस बात को जरा एकदम गौर से सुनिएगा। मंगम्मा एक उम्रदराज महिला, बूढ़ी महिला भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बूढ़ी नहीं थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा, उम्रदराज थी। ठीक है ना। ये मंगम्मा कैसी थी? उम्रदराज महिला थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मंगम्मा कैसी महिला थी? उम्रदराज महिला थी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, उम्रदराज महिला थी। ठीक है ना। और यहाँ पे फोटो में तो दिखाई दे रहा है कि ये सिंदूर की हुई है, फोटो तो बस ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए लगा दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये विधवा महिला थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हम ना सब कुछ यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, ध्यान से सुनना बाबू। मुख्य पात्र के रूप में कौन है इस कहानी में? तो मुख्य पात्र के रूप में है मंगम्मा। मुख्य पात्र के रूप में है मंगम्मा, यानी कि एक मंगम्मा औरत है, ठीक है ना, जो कि उम्रदराज महिला कह सकते हैं। ठीक है ना, उम्रदराज महिला, उम्रदराज महिला। उम्रदराज महिला कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि मंगम्मा का एक बेटा भी था और बेटा का शादी भी हो गया था। समझिएगा जरा ध्यान से, मंगम्मा का ये बेटा है और इसका पत्नी ये है और दोनों से एक लड़का भी है। यानी कि मंगम्मा का, वो जो महिला थी ना मंगम्मा, समझिएगा, वो जो महिला है मंगम्मा, मंगम्मा का ये बेटा है, मंगम्मा की ये पुतोहू है और मंगम्मा का ये पोता है। समझ में आ गया ना बाबू? समझिएगा, बड़ा जबरदस्त लगेगा एकदम। मंगम्मा का ये बेटा है, मंगम्मा का ये पुतोहू जिसको बहू भी कहते हैं, और मंगम्मा का ये पोता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब अगर मंगम्मा के अनुसार बात करें तो इसका जो पत्नी है, यानी कि जो महिला है, ये बहुत सुंदर थी। ठीक है ना, मंगम्मा जैसा कहती है कि ये महिला जो है ना वो बहुत सुंदर थी। ठीक है, और इसी के लिए इसका बेटवा जो है ना उसकी सुंदरता को देख करके इसके बस में हो गया था। यानी कि पत्नी का बात मानता था, अपने माता जी का बातें नहीं मानता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो मंगम्मा है ये दही बेचने का काम करती है। मंगम्मा क्या करती है? दही बेचने का काम करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा एकदम ध्यान से अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। मंगम्मा जो है ये दही बेचने का काम करती है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। मंगम्मा है, उम्रदराज महिला है और विधवा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, विधवा है। मंगम्मा जो है वो उम्रदराज महिला है और विधवा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और मंगम्मा जो है प्यारे बच्चे ये दही बेचने का काम करती है। दही बेचने का काम, दही बेचने का काम, याद रखिएगा। मंगम्मा जो है ना ये दही बेचने का काम करती है। ठीक है ना। अच्छा, दही कैसे बेचती है? तो दही बेचती है बारी पर। मंगम्मा जो है वो बारी पर दही बेचने का काम करती है।
अच्छा, बारी क्या होता है आप लोग जानते होंगे ना, जिसको आप लोग रोजहा कहते हैं, रोजहा कहते हैं। जैसे होता है ना कि कोई दूध वाला या फिर कोई दही वाला महीने भर आपके घर में दूध पहुंचाता है और महीने में एक बार आकर के पैसा ले लेता है, उसी को कहते हैं बारी। हम लोग की तरफ तो उसको रोजहा कहते हैं, आप लोग की तरफ उसको क्या कहते हैं कि कोई महीने भर आपके पास ये दूध पहुंचा दे, दही पहुंचा दे और एक महीने में एक बार आकर के पैसा ले ले, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, इस किताब में कन्नड़ भाषा के अनुसार बारी लिखा हुआ है कि वो बारी पर दही बेचती थी। हम लोग की तरफ कहा जाता है कि रोजहा, जैसे दूध है ना तो उसको रोजहा लगल है, ठीक है ना। आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं? उठौना बोलते हैं। अच्छा, उठौना बोलते हैं। उधार तो दूसरा चीज हो गया, उठौना बोलते हैं। हो सकता है हाँ, उठौना बोला जाता है। अगर आप इधर चल जाएंगे ना लखीसराय तरफ तो उधर उठौना ही बोला जाता है, समझिएगा। तो आप यही समझ लीजिए, उठौना पर समझ लीजिए या रोजहा पर समझ लीजिए या फिर बारी पर समझ लीजिए। यानी कि मगम्मा जो है, यानी कि ये जो महिला है ये बारी पर दही बेचती थी, यानी कि दही को लेती थी और गांव गांव में घूम घूम करके सबके यहां पहुंचा देती थी और महीना में एक बार जाकर के सबसे पैसा भी ले लेती थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसका जो गांव है ना, आप देख रहे हैं इसका गांव, इसके गांव का नाम है क्या पता है? इसके गांव का क्या नाम है? इसके गांव का नाम है वेंकटपुर। क्या नाम है? वेंकटपुर। ध्यान रखिएगा, इसके गांव का नाम है वेंकटपुर, मगम्मा के गांव का नाम। ध्यान रखना बाबू, हम ऐसे लिख देते हैं गांव का नाम, मगम्मा के गांव का नाम। मगम्मा के गांव का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मगम्मा के गांव का नाम है वेंकटपुर, वेंकटपुर, ठीक है। मगम्मा का जो गांव है जिसका नाम क्या है? वेंकटपुर। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं श्रीनिवास, श्रीनिवास के गांव के बगल में ही वेंकटपुर है। श्रीनिवास का जो गांव है, यानी कि इस कहानी के जो लेखक हैं उनके गांव के बगल में ही ना, ध्यान रखिएगा, उनके गांव के बगल में ही वेंकटपुर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? बताओ जल्दी से। वेंकटपुर। अच्छा, श्रीनिवास जी का घर कहां है? तो वहीं पर बगल में है, एक जगह है, ध्यान रखिएगा, वेंकटपुर के बगल में ही है अबलूर, अबलूर, ठीक है ना, अबलूर। तो ध्यान रखना बाबू, ये जो वेंकटपुर है वो अबलूर के बगल में है, अबलूर के बगल में है, ठीक है ना। अच्छा, ये अबलूर क्या है? तो अबलूर लेखक का गांव है। अबलूर क्या है? तो लेखक का गांव, लेखक का गांव है अबलूर, यानी कि श्रीनिवास का गांव है अबलूर। ध्यान रखिएगा, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चे, ये मगम्मा जो है ये दही बेचने का काम करती है और सबके यहां उठौना पर यानी कि बारी पर दही देती है। और इसका जो गांव है वो गांव कौन सा है? गांव इसका कौन सा है? गांव है वेंकटपुर, जो कि कहां के बगल में है? अबलूर के बगल में है। हम अबलूर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अबलूर के ही लेखक रहने वाले हैं, ठीक है ना। लेखक अपनी माता जी के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ अबलूर में ही रहते थे। यहां तक बाबू किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है ना। अब सुनिए प्यारे बच्चे, अब जरा ना एक बात को हमारा गौर से सुनिएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि यह एक गांव है, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि यह एक गांव है, यह एक गांव है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों, जरा एकदम ध्यान से सुनना आप लोग। यह एक गांव है, ठीक है ना, यह एक गांव है। ढेर सारा हम घर बना दिए ताकि आपको गांव लगे, और इस गांव का हम नाम दे देते हैं वेंकटपुर, वेंकटपुर, ठीक है ना। और वेंकटपुर में किसका घर है? ये हो गया घर मगम्मा का, मंगम्मा का घर, मंगम्मा का घर, ये मंगम्मा का घर हो गया। क्लियर? समझिएगा, ये मंगम्मा का घर हो गया। अब क्या करते हैं, वेंकटपुर के बगल में कौन सा गांव है? वेंकटपुर के बगल में कौन सा गांव है? तो ध्यान रखना, वेंकटपुर के ही बगल में है प्यारे बच्चे अबलूर। वेंकटपुर के बगल में ही कौन सा गांव है? अबलूर। तो ये वाला जो गांव है ना, हम इसको कर देते हैं अबलूर, अबलूर। और ये वाला जो घर है हम कर देते हैं लेखक का घर। क्या ये किसका घर? लेखक का घर। हम कर देते हैं लेखक का घर, लेखक का घर। समझिएगा, यहां से ना आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये गांव है वेंकटपुर, यानी कि मगम्मा का गांव। ये किसका गांव है बाबू? मंगम्मा, मगम्मा का गांव है, मगम्मा का गांव है, ठीक है ना, वेंकटपुर। और ये है लेखक का गांव अबलूर। अब क्या है कि मगम्मा जब डेली दही बेचने के लिए जाती थी, तो जब दही उही बेच देती थी ना, तो अबलूर से होते हुए ही वापस आती थी।
तो प्रत्येक दिन लेखक की जो माता जी हुई, क्योंकि लेखक की माता जी भी उम्र दराज थी, तो आप लोग गांव में तो एक बात जानते होंगे कि बूढ़ी महिला के साथ बैठ करके बड़ी बतियाती है, ठीक है ना। तो ये भी लगभग उम्र दराज थी और लेखक के माँ भी लगभग उम्र दराज थे, ठीक है ना। तो जब दोनों आते थे ना, जब ये मगम्मा जो है वो दही बेच करके जब लौटती थी तो लेखक के घर के पास जाती थी और लेखक के माता जी से बहुत देर बैठ करके बातचीत करती थी, ठीक है ना, बहुत देर तक बातचीत करती थी। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि गांव की महिला ना आपस में बड़ा बातचीत करती है, ठीक है। तो ये हो गई मगम्मा और ये हो गई लेखक की मां, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। एक्चुअल में ये फोटो लेखक की मां का नहीं है, न तो मगम्मा का है, हम बस आप लोगों को समझाने के लिए एक फोटो लगा दिए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये कौन है, मगम्मा है, ये समझ लीजिए कि लेखक की मां है। तो गांव में ही मगम्मा जब दही बेच करके लौटती थी ना तो जा करके बतियाती थी, ठीक है ना। तो दोनों अपना खूब देर तक बैठ करके बातचीत करती थी, समझिएगा जरा ध्यान से। अपना सुख दुख बेचारी बटाया करती थी। लेखक की मां जो है वो अपना सुख बताती थी, अपना दुख बताती थी, ये भी मतलब ये दोनों अपना आपस में बात करके सुख दुख बटाया करती थी, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ कि ये जो है ना दही बेच करके ऐसे ही आ रही थी, ठीक है ना। और जब पहुंची अबलूर में, समझिएगा, जब अबलूर में पहुंची यानी कि लेखक के गांव जब पहुंची, ठीक है ना, अबलूर में पहुंची यानी कि जब लेखक के गांव पहुंची तो लेखक के दरवाजे पे जा करके मगम्मा दरवाजा खटखटाई। और अच्छा एक बात और समझिएगा, ये जो मगम्मा है ये लेखक की मां को माजी कह के बुलाती थी। क्या कह के बुलाती थी? माजी, ठीक है ना। ये जो है वो इनको क्या बोलती थी? माजी कहती थी। समझ में आ गया ना, क्या कहती थी? माजी कहती थी। तो बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, ये बोलती थी माजी, कोई भी बात बोलना होता था तो बोलती थी माजी। तो एक दिन का बात है कि जाकर के ना मगम्मा जो है वो लेखक का दरवाजा खटखटाती है। लेखक का दरवाजा खटखटाई तो अंदर से एक बड़ा प्यारा छोटा सा बच्चा निकला, मतलब घर में से बच्चा बाहर आया। तो मगम्मा जब उस लड़के को देखी तो बोली कि तुम्हारी दादी नहीं है? तो वो लड़का बोलता है कि दादी तो है, लेकिन पहले दही दीजिए तब बताएंगे, ठीक है ना। तो वो लड़का हाथ ऐसे फैला देता है, ठीक है ना, वो लड़का हाथ ऐसे फैला देता है। अब मगम्मा बेचारी बहुत मतलब कह सकते हैं कि दयालु किस्म की महिला थी। ये अपने भगोने में से दही निकालती है और उस लड़के के हाथ पे रख देती है। उस लड़के को ना थोड़ा सा दही दे देती है, ठीक है। लड़का बेचारा दही खाते हुए घर में जाता है और अपनी दादी को भेज देता है। लड़का जो है वो घर में जाता है और दादी को भेज देता है। जब लेखक की मां बाहर आई तो मगम्मा कहती है कि मां जी एकदम सोने जैसा बेटा पैदा किया है, एकदम सोने जैसा। अच्छा वाइफ थी हैं? अरे नहीं भाई, लेखक के माता जी हुए ना, लेखक के माता जी थे भाई, ठीक है। तो वो पोता लगी ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बोलती है मगम्मा, कहती है कि माँ जी आपने एकदम सोने जैसा बेटा पैदा किया है, लड़का एकदम हीरा है, सोने जैसा है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और बोलती है कि अभी सोने जैसा से क्या होगा, अभी तो बड़ा होना बाकी है, बड़ा होगा उसके बाद पता लगेगा कि सोने जैसा है कि हीरा जैसा है। देखो बाबू, बचपन में तो सारे बालक, सभी बच्चे अच्छे ही होते हैं। बचपन में तो सभी लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखते ही हैं, माँ बाप भी बच्चों का ख्याल रखते हैं। लड़का बदलता तब है जब उसका शादी हो जाता है, ये एकदम सच्चाई है, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे होते हैं लड़के जो कि अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ते, और न छोड़ना भी नहीं चाहिए। माँ बाप का साथ तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। कभी भी पत्नी के कारण अपने माँ बाप का साथ मत छोड़िए, वही सबसे बड़ा पुण्य है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। अब जरा सुनिए ध्यान से आप लोग। तो ये कहती है कि अभी तो लड़का सोने जैसा है, जब बड़ा होगा तब ना पता लगेगा कि भाई लड़का सोने जैसा है कि हीरा जैसा है कैसा नहीं है, ये सब बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब बहू आएगी यानी कि जब पुतोहू आएगी ना, तब पता लगेगा कि लड़कावा कैसा है, बदला कि नहीं बदला। यानी कि बेचारी सताई हुई महिला थी मगम्मा, ठीक है ना। ये अपने बेटे और बहू से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी।
मगम्मा जो है वो अपने बेटे और बहू से बहुत परेशान हो गई थी, ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या कि मगम्मा जो है वो कहती है लेखक की माता से, ये लेखक की माँ जी है, ठीक है ना, ये कौन है, लेखक के माँ है, हम यहां पे लिख देते हैं लेखक की माँ, लेखक की माँ है, ये लेखक की माँ है, ध्यान रखिएगा। अब ये मगम्मा कहती है लेखक की माँ से कि माँ जी जानते हैं घर वाला को ना पटियाले रहिएगा, घर वाला कहने का मतलब कि जो पति हैं उनको हमेशा खुश रखिएगा, और खुश रखने का बहुत सारा उपाय है, ठीक है ना। मगम्मा कहती है कि माँ जी बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के घूमिएगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के घूमिएगा, तब ना आपके घर वाला आपको देखेगा तो कहेगा कि नहीं भाई हमारी पत्नी भी अच्छी है। इसलिए अपने पति को रिझाने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के घूमिएगा, ठीक है ना। अपने पति को हमेशा प्रसन्न रखिएगा, घर वाला प्रसन्न रहता है तो घर में सारी खुशियां आती है। मतलब ये बेचारी अपने एक्सपीरियंस से, अपने जिंदगी का जो तजुर्बा है उससे लेखक की माँ को कुछ अच्छा ज्ञान दे रही है, ठीक है ना। लेखक की माँ कहती है कि आप अपने पति के सामने अच्छे अच्छे साड़ी ब्लाउज पहनिएगा, अच्छा अच्छा साड़ी ब्लाउज पहनिएगा, तब आपके पति प्रसन्न रहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये सब बात, ठीक है। बहुत अनुभव के साथ ये बातों को बता रही थी कि भाई बहुत अनुभव के साथ हम बता रहे हैं, अच्छे तरीके से बस अपने पति का देखभाल करिएगा, अच्छे तरीके से उसके सामने रहिएगा ताकि वो आपका ख्याल रखे, ठीक है ना। तब बाद में मगम्मा कहती है कि अगर अच्छे तरीके से पति अगर ज्यादा ना माने तो पति को मनवाने का, ठीक है ना, कहती है कि पति को आदमी को अच्छे ढंग से बस में रखने का बहुत उपाय है, आदमी को बस में रखने का बहुत उपाय है। कुछ लोग तो अपने पति को बस में रखने के लिए टोना टोटका भी करा देते हैं। होता है ना कि पति थोड़ा सा होता है भाई अजब टाइप का, आदमी सबका ना नेचर होता है थोड़ा अदर, मतलब थोड़ा अलग ही होता है कि अपने पत्नी से ना लगाव रख करके दूसरे के पत्नी से लोगों का ज्यादा लगाव रहता है। ये समाज की जो सच्चाई है, तो इसलिए मगम्मा कह रही है कि अपने पति को ना अपने बस में रखिएगा। अगर ना हो, अगर आपको लगे ऐसा कि हमारा पति कहीं दूसरी जगह भटक भुटक गया है तो थोड़ा उसके सामने अच्छा अच्छा साड़ी ब्लाउज पहन के जाइएगा। और दूसरा चीज कि हो सके तो टोना टोटका भी करा दीजिएगा, जादू मंत्र करवा दीजिएगा ताकि पति का ध्यान कहीं दूसरी तरफ न जाए। ये सब कौन बोल रही थी? मगम्मा बोल रही थी लेखक की मां से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और बोलती है कि, और मतलब अच्छा अच्छा ज्ञान दे रही थी कि थोड़ा बहुत अपने पति से छुपा करके पैसा जरूर रखिएगा कि जब जरूरत पड़े तो आप अपने पति का मदद कर सके। तो ये सब ना बढ़िया ही ज्ञान दे रही थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसा ऐसा ज्ञान देकर के बेचारी मगम्मा अपने घर चली गई। 15 दिन के बाद फिर मगम्मा जो है वो दही लेकर के आई। 15 दिन के बाद फिर से मगम्मा आई, बड़ा बेचारी दुखी थी। मगम्मा फिर से दही लेकर के बेचने के लिए निकल गई, ठीक है ना। मगम्मा जो है वो फिर से दही लेकर के निकल गई बेचने के लिए 15 दिन के बाद, लगभग 15 दिन के बाद का ये घटना है। जब लौट रही थी तो लेखक के मां से मिली, और लेखक की मां जब उनको देखती हैं तो ऐसा लगा कि मगम्मा आज बहुत उदास है। मगम्मा जो है वो बहुत उदास थी आज। आज क्यों उदास थी पता है? ये इसके बारे में बताते हैं। मगम्मा जब उदास थी तो लेखक की मां पूछते हैं, लेखक की मां कहते हैं कि क्या हुआ मगम्मा, आज बड़ा उदास नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है? जो भी बात है तुम हमसे खुल करके बताओ, आखिर तुम इतना उदास क्यों हो? तो मगम्मा कहती है कि क्या कहे मां जी, ऐसा लगता है कि अब हमारा जरूरत किसी को नहीं है। मगम्मा कहती है कि क्या कहे मां जी, अब ऐसा लगता है कि हमारा जरूरत किसी को नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, मगम्मा का जो गांव था ना वो बेंगलुरु के पास था। कहां पर था? बेंगलुरु के पास। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो घर है ना, कहां पर ये सब घर है? बेंगलुरु के पास, बेंगलुरु के पास। तो मगम्मा जो है ना वो बेंगलुरु में ही जाकर के दही बेचती थी। कहां जाकर के दही बेचती थी? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में जब जाकर के दही बेचती थी ना तो आते समय अबलूर से होते हुए आती थी, तो अबलूर में लेखक की मां के पास जरूर रुकती थी। तो अब मगम्मा कहती है बड़ा उदास होकर के कि क्या कहे मां जी, अब ऐसा लगता है कि हमारा जरूरत किसी को नहीं है।
मगम्मा बेचारी बड़ा उदास थी, बहुत उदास थी। और पूछने पर कि क्या हुआ मगम्मा, वो कहती है कि अब हमारा जरूरत लगता है किसी को नहीं है। और इतना कह करके बेचारी ये बूढ़ी मगम्मा फूट फूट कर रोने लगती है। और जब रोने लगती है तो अपने साड़ी के पल्लू से अपना आंसू पोंछती है, अपने साड़ी से अपना आंसू पोंछती है। जब मगम्मा रोने लगी तो लेखक की मां कहती है कि क्या हुआ मगम्मा, बेटे ने कुछ कहा है क्या? मगम्मा से पूछते हैं लेखक की मां कि क्या हुआ मगम्मा, बेटे ने कुछ कहा है? तो मगम्मा रोते हुए ही कहती है कि हां मां जी, बेटे ने ही कहा है। कुछ ऐसा हो गया है कि दिल टूट गया है, बस बेटे ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि बस आंख से आंसू ही झरझर गिर रहे हैं। ठीक है ना। तो लेखक की जो मां है वो पूछती है कि क्या हुआ मगम्मा, तुम हमें बताओ। तब मगम्मा कहती है कि हमारी जो बहू है वो बहुत बिगड़ी हुई है, हमारी जो बहू है, जो पुतोहू है, वो बहुत बिगड़ी है। बिना मतलब के हमारे पोते को मार रही थी, बिना मतलब के पोते को मार रही थी, खूब पिटाई की। यानी कि ये जो है ना वो अपने बेटे की पिटाई कर रही थी। अब भाई जानते हैं कि कोई महिला अगर बेटे को पिटाई करे तो दादी को रहा नहीं जाता है, दादी को बड़ा ममता होता है। ठीक है ना, दादी को बड़ा ममता होता है। गांव में एक कहावत है कि गांव में एक कहावत है कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। गांव में कहावत चलता है कि मतलब मूलधन से ज्यादा ना ब्याज प्यारा होता है, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। कहा जाता है कि बेटा से ज्यादा प्यारा पोता होता है। दादी अपने पोता को बड़ा, दादी दादा का प्यार ना पोतों को मिलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और दादी अपने पोता से बड़ा प्यार करती थी। तो जब दादी देखती है, मगम्मा जब देखती है कि हमारे पोता को मार रही है उसकी मम्मी, तब वो बड़ा गुस्सा करती है और गुस्से में बोलती है अपनी पुतोहू को कि क्यों रे राक्षसी, क्यों पीट रही है पोते को। मगम्मा को बड़ा तकलीफ लगा कि भाई छोटा सा लड़का है, इतना प्यारा सा लड़का है, क्यों पीट रही है। तो मगम्मा गुस्से में बोली कि क्यों रे राक्षसी, क्यों पीट रही है इस नन्हे से बालक को, क्यों पीट रही है हमारे पोते को। ठीक है ना। तब इसी बात पर जब वो बोली कि क्यों पीट रही है, तब उसकी जो पुतोहू है बड़ा चिल्ला करके बोली, एकदम ऐसे कमरिया पर हाथ रख करके। ठीक है ना, जैसे ऐसे रख ले ना, एकदम कमरिया पर हाथ रख करके बोलती है, तोरा क्या मतलब है, हम अपना बेटा को मार रहे हैं ना, तुमसे क्या मतलब है। मतलब पुतोहू इतना झिल्ला करके बोली मगम्मा पर, तुमसे क्या मतलब है, हम अपना बेटा को मार रहे हैं। ठीक है ना। तो मगम्मा कहती है कि सुनो, हम तुम्हारे पति के भी माता जी हैं, हम तुम्हारे पति के मां हैं, और तुम हमसे ऊंचा आवाज में बात करती हो। ठीक है ना, हमसे जबान लड़ाती हो तुम। जब ये बात बोली तो उसकी बहू और पिनक गई, यानी कि ये जो थी और पिनक गई। तो मगम्मा कहती है कि आने दो बेटे को, हम शिकायत करते हैं तुम्हारा, तुमको बड़ा गर्मी हो गया है, हमारे पोते को मार रही है बिना मतलब के। तब ये महिला क्या बोलती है कि आएंगे तो क्या कर लेंगे, अपने पति के बारे में बोलती है कि वो आएंगे तो क्या कर लेंगे, हमारा घर से निकाल देंगे क्या, वो आएंगे आ करके ही क्या कर लेंगे, हमको घर से निकाल देंगे, हमको डर नहीं है, जाइए कह दीजिएगा। ठीक है ना, कह दीजिएगा जो कहना होगा लगा बजा करके, हम आपको मना कर रहे हैं कहने के लिए, जाइए कह दीजिएगा। तो मगम्मा जो है वो अपना बात लेखक की माता जी को सुना रही थी और कह रही थी कि माता जी हमें बड़ा गुस्सा आया, हमें बड़ा गुस्सा आया कि भाई आप हमारे पोते को मार रही है। जब घर में बेटा आया तो मगम्मा अपने बेटे से शिकायत की। मगम्मा सोची कि भाई हमारा बेटा है, इसको बोलेंगे तो कुछ हमारा बात सुनेगी, ये सुनेगा। तो मगम्मा अपने बेटे को कहती है कि देखो बेटा, तुम नहीं थे ना तो बीबी जो तुम्हारी है वो पोते को बड़ा पीटी है, बहुत पीटती है बिना मतलब के, ऐसा अच्छा नहीं लगता है हमें, जो तुम अपनी बीबी को थोड़ा समझा लो, तुम अपना पत्नी को समझा लो। तो इस पर बेटा जो है वो झल्ला करके मां को ही बोलता है, मां को बोलता है कि तुमको इस सबसे क्या मतलब है, वो मारे चाहे पीटे चाहे कुछ करे, तुम काहे ध्यान देती है उधर। ठीक है ना, मतलब उल्टा मां को ही डांटा। ये जो आदमी था उल्टा अपने मां को ही डांटा, मगम्मा को ही डांटता है
कि तुमको ही सबसे काम मतलब है, तुम अपना रहो आराम से, खाओ पियो पड़ल रहो, ठीक है ना। अब जब इसकी मां ये बात सुनी कि भाई इसको अपने पत्नी को डांटना चाहिए, उल्टा ये हमरे कह रहा है कि तुमको क्या मतलब है, इसको बड़ा बुरा लगा, ठीक है ना, इसको बड़ा बुरा लगा बेचारा को। मगम्मा को इतना बुरा लगा इसका बात कि हमर बेटा हो करके हमारा सपोर्ट नहीं करके अपना पत्नी को सपोर्ट करता है। तो मगम्मा जो है वो गुस्से में एक बात बोल दी। मगम्मा बोल दी कि देखो भाई, पीट रहा है बेटे को, ठीक बात नहीं है। अब चाहे इस घर में तुम्हारी पत्नी रहेगी या तो हम रहेंगे, तुम डिसाइड कर लो कौन रहेगा। चाहे तो तुम्हारी पत्नी रहेगी इस घर में, नहीं तो हम रहेंगे, तुम डिसाइड कर लो कौन रहेगा। तो झट से ही क्या बोलता है कि ठीक है मां, अगर आपको बाहर जाने का मन है तो आप बाहर जाइए, पत्नी तो घर में ही रहेगी। सोचिए, ये ऐसा आदमी जो कि अपने मां को कह दिया कि आप घर से निकल जाइए। मगम्मा कहती है कि क्या रे, तू इतना हो गया है होशियार कि तुमको तुम्हारी पत्नी कहेगी कि हमको घर से निकाल दो, तो हमको निकाल देगा। तो ये आदमी कहता है कि तो क्या करें हम, अब आपको घर में नहीं रहने का मन है तो मत रहिए, अरे तो रहिए तो आंख बंद करके रहिए, कुछ हो देखिए तो मत बोलिए। अब मगम्मा को बड़ा तकलीफ लगा, मगम्मा बहुत स्वाभिमानी महिला थी। मगम्मा को इतना तकलीफ लगा ना कि मगम्मा बोली कि ठीक है, तो अब हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, अब हमको अपना अलग कर दो, हम अपना अलग रहेंगे। और मगम्मा जो है वो अपना अलग होने के लिए बाहर हो गई। मगम्मा बोली कि हम तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना अलग रहेंगे, हम तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गए हैं, घर में रोज रोज झगड़ा होता है, हम ऐसे झगड़ा वाले घर में नहीं रहेंगे। मगम्मा जो है वो अलग हो गई, अपना जो भी बर्तन भांडा था, बर्तन उर्तन लेकर के अपना एकदम अलग बाहर झोपड़ी में रहने लग गई, ठीक है ना। मगम्मा अब अपने घर से बाहर हो गई है, ध्यान रखिएगा। इस बात का मगम्मा को बड़ा अंदर अंदर दुख था कि हमारा बेटा हमें ही घर से निकाल दिया है। मगम्मा को बड़ा अंदर अंदर तकलीफ हो रहा था। अच्छा, मगम्मा का एक शौक था, मगम्मा का एक शौक था बचपन से ही। जब से मगम्मा का शादी हुआ था उस समय से ही मगम्मा का एक शौक था। क्या शौक था पता है? कि हम मखमल का ब्लाउज पहने। मगम्मा का एक शौक था कि जीवन में कभी मखमल का ब्लाउज पहनते, मखमल का ब्लाउज। जब तक इनके पति जिंदा थे तब तक तो इनको मखमल का ब्लाउज मिला नहीं। अब ये बेचारी अपना दही बेच करके जो 2-4-10 रुपए अपना इकट्ठा की है, उससे ये चाहती है ना कि हम मखमल का ब्लाउज पहने, ठीक है। और इसलिए ये बाजार जाती है और बाजार जा करके मखमल का कपड़ा खरीदती है और मखमल का कपड़ा खरीद करके मखमल का ब्लाउज सिलवाती है, और ये मगम्मा जो है वो मखमल का ब्लाउज पहन लेती है। एक दिन हुआ क्या कि घर में ही मखमल का ब्लाउज पहन करके बेचारी बैठी हुई थी, टहल रही थी, ठीक है ना। अचानक से पुतोहिया के नजर पड़ गया। अचानक से क्या हुआ जरा समझिएगा ध्यान से। अचानक से पुतोहू का नजर पड़ गया कि अरे ये माता जी, सासू माता जी मखमल के ब्लाउज पहनले हैं भाई, ठीक है ना। अब पुतोहू जब देखी कि मखमल के ब्लाउज, तो एकदम आंख चढ़ा चढ़ा करके देखने लगी। अरे मखमल के ब्लाउज कैसे पहन ली भाई, इसके पास इतना रुपया कहां से आया कि मखमल के ब्लाउज पहन ली, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब मखमल का ब्लाउज पहनले हुए देखा तो जब इसका, तो ये जाकर के अपने बेटा को बोली, कह रहे देखिए ना आज माता जी हैं, जो मम्मी जो है आज मखमल के ब्लाउज पहन ले हैं। अब ये बेटवा जो है वो जाकर के कहता है अपनी माता जी को कि क्या माँ एकदम मखमल का जैकेट पहन ली हो, ये मखमलवा के जैकेटवा कहां से लाई, ठीक है ना। ये आदमी जाकर के अपने माता जी से कहता है कि माता जी ये मखमलवा के जैकेटवा कहां से खरीदे हैं, आप कितना में खरीदे हैं, इतना पैसा कहां से आया आपके पास, ठीक है ना, समझिएगा। मगम्मा जब ये बात सुनी तो मगम्मा का गुस्सा चढ़ गया। मगम्मा बोली कि क्या रे, तुम अपने गला में हमेशा जो फांसी है उसको लटका के घूमता है। फांसी कहने का मतलब था क्या, टाई, कि भाई तुम अपने गला में हमेशा जो टाई है वो लटका के घूमता है। हम तुमको कुछ बोलने जाते हैं? तुम हमेशा जैकेट पहन के घूमता है, तुम भी जैकेट पहनता है, गला में फांसी लटकाता है, मतलब कि जो टाई पहनता है, तो हम तुमको कुछ बोलने जाते हैं?
और आज हम मखमल के ब्लाउज पहन लिए, हमारा जीवन भर का सपना है था, तो तुमको बड़ा तकलीफ लग रहा है। और इसी बात को लेकर के ना बेटा और माता जी में तू में हो गया, मखमल के ब्लाउज के लिए, मखमल के ब्लाउज के लिए तू में हो गया। ठीक है ना, समझिएगा जरा ध्यान से। अब इसको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई हम आज तक मखमल के ब्लाउज नहीं पहने हैं, हमारा सासू माँ कैसे मखमल के ब्लाउज पहन ले। इसको बेचारी को बड़ा तकलीफ हो रहा था। ठीक है ना, मतलब ये गांव में घूम घूम के सबसे कहले चले, करे देखे हैं आज हमारे घर में जो बूढ़ी है वो मखमल के जैकेट पहन ले हैं, मखमल के ब्लाउज पहन ले हैं, देखे कि नहीं देखे। ठीक है ना, अब सगरो घूम घूम के भाई बोलते चले। अब समझिएगा जरा ध्यान से, सगरो घूम घूम के बोलते चल रहा था। ठीक है ना, अब हुआ क्या समझिएगा, अब हुआ क्या। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या नाम था। इसका नाम था नजम्मा। आप लोगों को शायद हम नाम नहीं बताए होंगे अभी तक। इसका नाम क्या था, ध्यान रखना बाबू, इसका नाम क्या था, इसका नाम था नजम्मा। नजम्मा, ध्यान रखिएगा। यानी कि मगम्मा की पुतहू कौन थी, नजम्मा। मगम्मा की पुतहू का नाम नजम्मा था, याद रखिएगा, नजम्मा। ठीक है ना। अब इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जाकर के कहती है कि एकदम आज तक अपने ये तो नहीं हुआ कि वो बहू के लिए भी मखमल के ब्लाउज सिलवा दे, हमरे लिए तो आज तक को मखमल के ब्लाउज नहीं सिलवाए हैं, और अपने बूढ़ी हो गए हैं तो यो मखमल के ब्लाउज पहनते हैं। जब ये बात बोली ये, तो मगम्मा को बड़ा गुस्सा आ गया। मगम्मा बोलती है कि अरे तुमको ही बोलने का पावर कैसे है, तुम ही बोल सकती है हमको। जब तुम्हारा शादी हुआ था तो तुमको हम झुमका दिए थे, कान में पहनने वाला जो कर्णफूल होता है वो दिए थे, हाथ में पहनने वाला जो काड़ा होता है वो दिए थे, हम कान का जंजीर दिए थे, कंठी दिए थे, ये सब तुमको भी दिए थे ना शादी में, तुम अपना पहन के घूमो, हम तुमको मना के लिए चल रहे हैं। जब ये बात बेटवा सुना, क्या रे माता जी अगर शादी में दिए हैं तो उल्हाना क्या दे रहे हैं भाई। तो बेटवा कहता है कि माता जी आप शादी में दिए हैं तो बड़ा हम पर एहसान कर दिए हैं, इस हम गिनाते रहिएगा, अगर ऐसा है तो आप ले लीजिए अपना, हम ला करके फेंक देते हैं, वैसा वैसा हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कहती है कि वैसा हमको नहीं चाहिए, अगर तुमको चाहिए जेवर तो तुम ले लो, हम तुम्हारे जेवर के भूखा नहीं है। ये बात बेटा बोलता है अपनी माता जी से। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखिएगा। यानी कि कुल मिलाकर के छोटा छोटा सा बात को लेकर के घर में कलह होते रहता था। यानी कि ये बेचारा, ये दोनों पति पत्नी एक तरफ, ये अपना सास को एक तरफ बांट दिया था। यानी कि बेटा भी जो था ना अपने माता जी को नहीं पसंद करता था, माता जी का एक बात नहीं मानता था, माता जी को घर से बाहर निकाल दिया था। समझिए, तो इस तरीके से किसी तरीके से जिंदगी चल रहा था। अब बेचारी मगम्मा अपना, अच्छा मगम्मा के दोनों के बीच लड़ाई क्यों था जो बता देते हैं। मगम्मा और उसकी पुतोहू में क्यों नहीं बनता था, दोनों में खटपट खटपट क्यों रहता था पता है। ये चाहती थी ना कि दही हम बेचें और दही बेच करके जो पैसा है हम रखें, लेकिन मगम्मा कहती थी कि जब तक हम बच रहे हैं दही नहीं बेचने देंगे, दही हम बेचेंगे, हम उसका पैसा रखेंगे। तो ये चाहती थी कि हम बेचें, मलकिनी हम बन जाएं, और मगम्मा कहती थी कि जब तक हम जिंदा है तब तक कुछ होने नहीं देंगे। यही बात को लेकर के दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था। ठीक है ना, दही बेचने को लेकर के लड़ाई चलता था। समझिएगा जरा ध्यान से। अब क्या हुआ कि इस तरीके से ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मगम्मा बस डेली जाती थी, दही बेच करके वापस आ जाती थी। अब गांव का ही एक जुआरी लड़का था, समझिएगा, गांव का एक जुआरी लड़का था, उसको पता लग गया कि अरे मगम्मा को तो घर से बाहर निकाल दिया गया है। जुआरी कह लीजिए, लंपट कह लीजिए, या फिर लंठ कह लीजिए, या फिर लफुआ लड़का कह लीजिए। गांव का ही एक लफुआ लड़का था, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, रगंपा। ध्यान रखिएगा, गांव का ही एक लंपट लड़का था जिसका नाम था रगंपा। ठीक है ना, गांव का ही एक लंपट लड़का, जैसे ये लंपट लड़का है, इसका नाम क्या है, रगंपा, रंगंपा। ठीक है ना, इसका नाम था रंगंपा। गांव का ही एक लंपट लड़का, लफुआ लड़का, जिसका नाम था लगंपा। इसको पता चल जाता है कि भाई मगम्मा को घर से बाहर निकाल दिया गया है।
ठीक है ना। तो एक दिन की बात है कि मगम्मा दही बेच करके जब वापस लौट रही थी तो बीच रास्ते में ही, ध्यान रखिएगा, बीच रास्ते में ही पड़ता है एक कुआं। बीच रास्ते में ही एक कुआं है। इस कुआं को कहते हैं अमराई का कुआं। इस कुआं को क्या कहते हैं? अमराई का कुआं। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा कुआं है? अमराई का कुआं। अमराई का कुआं, ध्यान रखिएगा, बीच रास्ते में ही पड़ता है अमराई का कुआं। बीच रास्ते में ही अमराई का कुआं पड़ता है। जब मगम्मा अमराई के कुआं होते हुए जब वापस लौट रही थी, मगम्मा जब वापस लौट रही थी तो बीच रास्ते में रगम्पा जो है वो आया और रगम्पा करके कहने लगा कि मगम्मा, मैं थोड़ा तकलीफ में हूं। जुआरी लड़का, समझिए लफुआ लड़का है, वो मगम्मा को गलत दृष्टि से देखता था, ठीक है ना, और उससे पैसा भी ठगना चाह रहा था। और जा करके मगम्मा से कहता है, जब उसको पता लग गया कि बेटा पुतोह इसको मार करके निकाल दिया है घर से बाहर, तब लगा कि हम इसका फायदा उठा लें, तो वो जाकर के कहता है कि मगम्मा, हम बड़ा तकलीफ में हैं, हमको कुछ पैसा देगी उधारे, कुछ दिन के बाद तुमको वापस लौटा देंगे। रगम्पा ये जाकर के बात बोला, किससे? मगम्मा से। मगम्मा बोली कि हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हम तुमको पैसा कहां से देंगे, हमारे पास पैसा है कहां से आ गया। तो वो रगम्पा जो लड़का था वो बोलता है कि अरे पैसा जो गाड़ करके रख ले है, वो कब मरेगी तो ले करके जाएगी, पैसा तो जहां तहां तुम गाड़ के रख ले ही ना है। इस बात पर झुंझुला करके मगम्मा उसको डांट दी और डांट करके अपने घर आ गई, ठीक है ना। अगले दिन जब मगम्मा दही बेचने के लिए गई तो लेखक की मां से ये पूरी घटना को बताया। लेखक की मां के साथ जब बातचीत हुआ तो मगम्मा कहती है कि देखिए ना मां जी, गांव का ही एक लड़का है रगम्पा, और वो हमारा पीछा करता है, उसका गलत दृष्टि है हम पर, और वो हमसे पैसा ठगना चाहता है, ठीक है ना, वो हमसे पैसा ठगना चाहता है। इतना ही नहीं, वो जो मगम्मा, वो जो लड़का था नजम्मा, एक दिन तो मगम्मा का हाथ पकड़ लिया, एक दिन तो मगम्मा का हाथ पकड़ लिया, जबकि उससे हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो जो लड़का था जुआरी, जिसका नाम था रगम्पा, वो क्या किया कि एक दिन मगम्मा का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहता है कि मगम्मा, तुम पैसा हमको दे दो, ठीक है ना। इस बात को लेकर के बेचारी ये मगम्मा जो है वो बहुत डर गई और जाकर के लेखक की मां को कहती है कि मां जी, हमारे पास कुछ पैसा है, इसको आप रख लीजिए और जब जरूरत होगा तब हम आपसे ले लेंगे, हमको डर लगता है कि कहीं पैसा मार मुर के रगम्पा हमसे छीन न ले, ठीक है ना। इस पर लेखक की मां कहती है कि अरे ऐसे हम आपका पैसा कैसे ले लें, हम ऐसे आपका पैसा कैसे ले लें। अब हम अपने घर वाले से पूछ लेते हैं, ठीक है ना, हम अपने घर वाले से पूछ लेते हैं, अगर हमारे घर वाले कहेंगे तो हम पैसा ले लेंगे, ठीक है ना, अगर घर वाले कहेंगे तो हम पैसा रख लेंगे। अब मगम्मा कहती है कि जानते हैं माँ जी, वो लड़का जब ये नजम्मा जब हमको छेड़ने के लिए आया तो हमको बड़ा बुरा लगा, अगर हमारे जगह और कोई दूसरी महिला होती तो शायद उसको अच्छा लगता, क्योंकि उस घर वाला एक तो नहीं है, पति नहीं है, बेटा भी नहीं लगाता है, पुतोह भी बाहर कर दी है, अगर हमारे जगह कोई और होता ना तो उसके साथ हो जाता, ठीक है ना, वो नजम्मा की बातों में आ जाता। लेकिन माँ जी, हम ऐसा नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन ऐसा गलत काम हम नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के लेखक की जो मां है वो मगम्मा को बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि ना, बहुत अच्छा की हो मगम्मा, तुम बिल्कुल इस समय मत पड़ना, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अब धीरे धीरे मगम्मा का यही रूटीन बन गया था, नजम्मा उसका पीछा करते रह रहा था, नजम्मा बार बार उसका पीछा करता था। यह बात एक दिन पता लग गया मगम्मा के बेटा को, मगम्मा के बेटा जो मगम्मा को बाहर किया था घर से, मगम्मा के बेटा को जब ये बात पता लगा कि गांव का ही एक लड़का है नजम्मा, वो हमारी मां का पीछा करता है और उससे पैसा ठगने के फिराक में है, तो बेटा और बहू दोनों ने मिल करके प्लान बनाया कि भाई हमारी मां है, उसको अकेले छोड़ दिए हैं, अगर कल होकर के कोई उनका इज्जत लूट ले या फिर उनसे कोई पैसा ले ले तो हमारा इसमें बेइज्जती नहीं है,
कोई 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 मतलब कोई भी गांव समाज का आदमी क्या कहेगा कि तुम्हारे माँ के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी माँ से पैसा ठग लिया, तो हमारा उसमें बहुत इज्जत खराब हो जाएगा। इसलिए अब बेटे बहू जो थे ना, उनका दिमाग खुल गया था। अब वो सोचने लगे कि किसी तरीके से माता जी को पटियाया जाए। अब माता जी को मनाना पड़ेगा भाई, उनको मना करके अपने साथ करेंगे तब ना कोई बात बनेगा। लेकिन माता जी को मनाए कैसे? डायरेक्ट जाकर के कहेंगे कि पैसा दे दीजिए हमरा, आपसे छीन लेगा तो वो कहेंगे कि पैसा ठगने आया है। कैसे अब इस बात को मनाया जाए? तो माता जी को मनाने के लिए, उनका जो बेटा था मगम्मा को मनाने के लिए एक उपाय सोचा। उपाय ये सोचा कि जो पोता है, पोतवा से बड़ा प्यार करती है मगम्मा, तो कहे ना पोता को हम मगम्मा के पास ही भेज दें। और इसलिए वह अपने पोते को मगम्मा के पास भेज दिया। मगम्मा का जो बेटा था पोते को ना मगम्मा के पास भेज दिया। जानवे करते हैं कि पोता और दादी के बीच का प्यार कितना गहरा होता है। हर एक दादी जो है वो अपने पोते से बड़ा प्रेम करती हैं। तो जब पोतवा गया मगम्मा के साथ रहने लगा तो मगम्मा खुश हो गई। मगम्मा बोली कि चलो अच्छा है कि तुम हमारे पास आ गए, अब खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है ना। अब पोता जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ करके इनके पास, अच्छा जो पोता था ना उनको भी दादी के पास बड़ा मन लगता था। ये जो लड़का है इसको भी दादी के पास खूब मन लगता था। ये अपने मम्मी पापा के पास ना रह करके अपने दादी के पास रहना चाहता था। लेकिन ये तो बेचारा डर के मारे अपने मम्मी के पास रहता था, डर के मारे कि भाई मम्मी पापा मारने लगेंगे, इसलिए दादी के पास नहीं जाता था। और जब दादी के पास जाता था तो बड़ा पिटाता था। लेकिन आज जान करके उसके मम्मी पापा ही भेजे थे इसको कि तुम जाओ दादी के पास। और मगम्मा के लिए भी अब अच्छा हो गया था कि कम से कम पोता उनके पास रहने लग गया था, ठीक है ना। तो मगम्मा का पोता अब मगम्मा के पास आ गया था, ठीक है ना। मगम्मा का पोता जब अपनी दादी के पास गया तो बड़ा हंसते हुए गया और बोला कि दादी दादी अब हम फिर से आ गए हैं तुम्हारे पास। मगम्मा का पोता एकदम हंसते हुए गया और बोला कि दादी हम फिर से तुम्हारे पास आ गए हैं, अब किसी बात का कोई चिंता न, आप चिंता मत करना। तो मगम्मा कहती है कि अरे तुम्हारा बड़ा बाप है जो तो हमको साथ छोड़ दिया, अब तू बित्ते भर का पोता हमको कितना साथ देगा। मगम्मा कहती है कि तू तो अभी बित्ता भर के है, तू हमको कितना साथ देगा। तुम्हारा बाप तो हमारा साथ छोड़ दिया, जिसको हमने जन्म दिया है वो तो साथ छोड़ दिया। आज पोता कम से कम चलो हमारे पास आ तो गया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मगम्मा आज मन में ही सोच रही थी कि भाई हमारी पुतोहू है जो थोड़ा सुंदर है, वास्तविक में सुंदर है, इसलिए बेटवा जो उस पर लट्टू होल रहता है, ठीक है ना। लेकिन उसको यह भी सोचना चाहिए था कि हमारी मां है, और मां है तो फिर हमको अलग नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब पोता आ गया तो पोता के बहाने ही बेटबो आता था कभी कभी और मगम्मा से बतियाता था। ऐसे ही धीरे 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 करके जब बेटा पुतोहू को लगा कि अब मगम्मा प्रसन्न रहने लगी है, तो एक दिन बेटा पुतोहू दोनों आया और आ करके मगम्मा का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के कहता है कि माता जी मम्मी हमसे बड़ा गलती हो गया, माफ कर दो हमें। बेटा और बहू दोनों आया और मगम्मा से माफी मांगने लगा, कहा कि हमसे गलती हो गया कि हम आपको घर से बाहर निकाल दिए, आप हमें माफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो मगम्मा से माफी मांगने के लिए वो घर आ गया, कहा कि आप क्या करिए, हमें किसी भी तरीके से हो लेकिन माफ कर दीजिए। मगम्मा से माफी मांगने लगा, ठीक है ना। मगम्मा बोली, ये सॉरी मगम्मा की पुतोहू बोली कि माँ जी आपका उम्र ज्यादा हो गया है, आप इतनी धूप में दही लेकर के जाते हैं बाहर, ये शोभा देता है। आप दही का जिम्मेदारी हम पर दे दीजिए, हम आराम से दही बेच लेंगे, आप घर में रहिए, हम लोग आपका सेवा भी करेंगे। मगम्मा को भी लगा कि चलो भाई अगर ऐसा बात है तो दे देते हैं, अगर कम से कम शांति खुशी से रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मगम्मा जो है वो दही का जिम्मेदारी अपने पुतोहू को दे दी। मगम्मा जो है वो दही का जिम्मेदारी अपने पुतोहू को दे दी और मगम्मा की पुतोहू बोली कि आप घर में रहिए, खाना पीना खाइए, मालकिन की तरह एकदम रहिए, ठीक है ना। दही बेचने का काम जो है वो हम देख लेंगे। और दही बेचने का काम अब मगम्मा की पुतोहू देख रही थी। दही बेचने का काम मगम्मा की पुतोहू अपने हाथ में ले ली, ठीक है ना। अब क्या था कि सास, ये कभी कभी ऐसा होता था कि सास और पुतोहू यानी कि मगम्मा और नजम्मा
दोनों जाती थी कभी कभी दही बेचने के लिए, साथ में पोता भी होता था। अब जब लेखक की मां देखती थी तो उसको बड़ा अच्छा लगता था कि चलो कम से कम पुतहू तो अब साथ में आ गई, बेटा तो अब साथ में आ गया, अब तो कम से कम मगम्मा जो है वो खुशी खुशी रहती है। ठीक है ना। अब मगम्मा भी लगभग खुश रहने लगे थे। ठीक है। अब मगम्मा को भी समझ में आ गया था कि भाई हमारा बेटा तो खैर हमारा ही बेटा है, अब इतना माथा पच्ची काहे करना है। ठीक है ना। अब आकर के सब बात पुतहू भी जो पुतहू भी थी ना, वो सब बात आकर के बताई कि माँ जी हमसे गलती हो गया, हम ही पोता को भेजे थे आपके पास ताकि किसी तरीके से हम आपके पास आ सके, और जो रगम्पा आप पर जो बुरी नजर डालता है, आपसे पैसा ठगता है, उस सबको पैसा वैसा मत दीजिएगा, वो सब पैसा आपसे ठग लेगा। तो आप पैसा या तो अपने पास रखिए या तो घर में रख करके पैसा जाइए, कोई आपके पैसा के साथ कुछ नहीं करेगा। हम लोग जानबूझ करके अब आपके साथ आना चाहते हैं कि भाई हमसे गलती हो गया, अब हम आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। ठीक है ना। यानी कि अब जो है वो मगम्मा की पुतहू का और मगम्मा के बेटे का आंख खुल गया था कि नहीं, हम अपने माता जी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। और वो अब माता जी के साथ खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक रहने लग गया। इस तरीके से पूरा कहानी है, कन्नड़ कहानी है। और अब जो है वो मगम्मा और नजम्मा और उसका बेटा पोता सब एक साथ रहने लग गया था। तो यही कहानी है प्यारे बच्चों, और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे आपका शादी हो जाए, चाहे ब्याह हो जाए, चाहे उम्र कितना भी हो जाए, अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि माता पिता से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, माता पिता से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो अच्छे तरीके से अपने माता पिता का सेवा करिएगा। हमेशा कोशिश करिए कि माता पिता को दुखी ना करें, हमेशा अपने माता पिता को प्रसन्न रखने का प्रयास करिए। ठीक है। तो यही प्यारे बच्चों कहानी था। सबसे पहले तो आप हम लोग हमें यह बताओ कि यह कहानी आपको कैसा लगा। आप लोग बताओ बाबू, यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी से बताइए ना एक बार। हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम आप लोगों को ये कहानी पढ़ाने का प्रयास किए हैं, तो आप लोग बताइए ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा। क्या हुआ भाई, कमेंट में कुछ जो लड़के हैं कह रहा है फिजिक्स का क्लास। अरे कल ही हम बता दिए थे ना कि आज हिंदी वर्णिका का क्लास चलेगा, तो आप लोग भुट्टो के फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं। एक दो लड़के हैं जो कितना बढ़िया कहानी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। मस्त कहानी लगा ना, कहानी तो बहुत बढ़िया था सर जी, एकदम जबरदस्त था ना, बहुत बढ़िया कहानी था ना बाबू। कितना लाजवाब कहानी आपको लगा है। इतना बढ़िया कहानी पढ़ने के लिए मिला, बताइए कितना मस्त कहानी है। चलिए, यहां तक सारे बच्चे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर हो तो बताइएगा आप हमें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार डबल सी लिख दीजिए बाबू कमेंट बॉक्स में। जल्दी से एक बार सारे बच्चे ना लिख दीजिए डबल सी कि हाँ सर जी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताओ बाबू जल्दी से, सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर जी। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो चलिए ना, पहले हम लोग प्यारे बच्चे इस चैप्टर का ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, तब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताते जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो जवाब याद रखिएगा क्या होगा बाबू, मगम्मा क्या बेचती थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोगों को पता है ना कि मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मगम्मा जो है वो दही बेचने का काम करती थी, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। देखिए बहुत सारे बच्चे ना, अभी एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर फिजिक्स चैप्टर 2 का वन शॉट। देखो बाबू एक बार ना सिलेबस खत्म कर लेने दीजिए, सिलेबस खत्म करने के बाद फिर तुम वन शॉट इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप लोग भी कहेंगे कि सर उब गए वन शॉट से। ठीक है ना। तो आप लोग बस एक बार सिलेबस तो पूरा पढ़ लीजिए, बाकी रिवीजन हम कभी कभी करवाते रहेंगे आप लोगों का, रिवीजन में हम कमी नहीं करेंगे, बिल्कुल आप लोग चिंता न करिए। दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, तो जवाब होगा श्रीनिवास, दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो याद रखिएगा दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा ही है, तीसरा का बी नंबर ऑप्शन ही बाबू सही हो जाएगा।
क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कहां से है? कथावाचक कहां से है? पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से। तो बेंगलुरु से था, बेंगलुरु के बगल में ही एक गांव है अबलूर, वहीं से था ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी जो है यह किसे संदेश देती है? तो याद रखिएगा, यह सभी बहुओं को संदेश देती है। ये सभी बहुओं को संदेश देती है ये कहानी कि कभी भी अपने सास के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने सास के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार में एक तो मगम्मा और एक बेटा पुतोहू और उसका एक पोता, यानी कि कुल मिलाकर के 4 गो हुआ। तो लिख देंगे कि मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास का जन्म कहां हुआ था? श्रीनिवास का जन्म, तो श्रीनिवास का जन्म हुआ है कर्नाटक में, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? बरसों से मगम्मा दही दिया करती थी, तो लिखेंगे कि दही। बाबू ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा, ध्यान रखिएगा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। ये तो आपको बता दिए ना हम, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? ये जो कहानी है ये किस भाषा में रचित है? आपको सबसे शुरू में ही बताए कि दही वाली मगम्मा कहानी जो है ये कन्नड़ भाषा में रचा गया है। दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा की कहानी है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया? इस कहानी का हिंदी में अनुवाद कौन किया है? तो इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है B.R. नारायण ने। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? B.R. नारायण ने इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है। किसने किया है बाबू? B.R. नारायण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रगंपा कौन था? रगंपा कौन था? तो रगंपा कौन था? रगंपा कौन था? रगंपा एक तो जुआरी आदमी था ना, ये रगंपा जो था ये तो जुआरी था। तो प्यारे बच्चों यहां तो जुआरी ऑप्शन ही नहीं है, तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। क्या लिखेंगे? इनमें से कोई नहीं। आगे बताइए, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटा करके अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मतलब किसके माध्यम से सास और पुतोह में झगड़ा खत्म हुआ? तो याद रखिएगा, रगंपा मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, पोता के माध्यम से ही ना झगड़ा खत्म हुआ, तो पोता के माध्यम से झगड़ा खत्म हुआ, याद रखिएगा। अगला बताइए, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक मतलब क्या हुआ? जो लेखक की मां है उसको कथावाचक कहा जा रहा है। तो कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा मां जी कह के बुलाती थी। आपको बताया ना कि लेखक की मां ही कथावाचक है। भले इस कथा को लिखे हैं लेखक, लेकिन इस कथा को कहने वाली कौन है? लेखक की मां है, तो इसलिए वो कथावाचक है। तो बाबू कथावाचक यानी कि लेखक की मां को मगम्मा क्या कहती थी? मां जी कहती थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो कथावाचक कौन है? बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? मगम्मा थी कि नजम्मा थी कि गांव की एक अन्य महिला? कौन थी बुद्धिमान? तो लिखेंगे मगम्मा तो बुद्धिमान है ये थी, लेकिन यहां पर बुद्धि से अंत में सबसे लास्ट में बुद्धि से काम तो उसकी पुतोहू ली है, तो नजम्मा करिएगा। परीक्षा में नजम्मे को सही करता है। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो मगम्मा जो है एक ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है, मतलब एक गांव के महिला के बारे में वो बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहू की दशा क्या है? बहू की दशा ना एक मगरमच्छ जैसा था। यहां पर लेखक ये मगम्मा कहती है कि हमारे बहू की दशा कैसा है? तो एक मगरमच्छ के जैसा, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर नहीं 18 क्वेश्चन ही है। हमें तो लगता है कि 18 का 18 आप लोगों का 100% सही हुआ होगा, एकदम 100% स्कोर आप लोग कर दिए होंगे। अब इसमें 4-5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम प्यारे बच्चे 4-5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था?
मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के झगड़ा था? तो लिखेंगे कि एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते की पिटाई कर दिया और इस पर मगम्मा ने कहा कि क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इस पर बहू ने मगम्मा को खरी खोटी सुना दिया। इस बात को लेकर के मगम्मा का बहू के साथ विवाद हो गया। पोते का पिटाई कर रही थी, मगम्मा बोल दी, उसी बात को लेकर के दोनों के बीच क्या हो गया? विवाद हो गया। उसी बात को लेकर के दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रगंपा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? क्वेश्चन है कि रगंपा कौन था? रगंपा एक गांव का अनपढ़ जुआरी था, ठीक है ना, गांव का एक अनपढ़ जुआरी था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो याद रखिएगा, रगंपा जो है वो मगम्मा से क्या चाहता था? तो रगंपा मगम्मा से गांव का ही आवारा और जुआरी था, वह मगम्मा का ही उम्र का था और शौकीन तबीयत का था। वह मगम्मा से उधार पैसा चाहता था। क्या चाहता था? मगम्मा से उधार पैसा चाहता था। अच्छा, एक बात आपको हम बता देते हैं, हम आप लोगों को यह कहानी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर पढ़ाते ना तो फिर यह कहानी में मजा नहीं आता। इसलिए कहानी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देखिए हमारे किताब में कहानी का जो मुख्य पार्ट है ना, हमने उसको क्या कर दिया है? हाईलाइट कर दिया है। तो बाबू हम आपको सिर्फ वही पढ़ाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आपको ये कहानी भी समझ में आ जाए और आपको लगे कि हम एक कहानी सुने हैं। इस तरीके से हम आप लोगों को कहानी पढ़ाए हैं। तो हो सकता है कि जैसे एक बच्चे अभी कुछ बोल रहे थे कि सर आप गलत कहानी पढ़ा दिए हैं। कहानी गलत नहीं है, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि कुछ लाइन छूटा है, जान के हम छोड़े हैं, क्योंकि भाई कहानी का एक एक लाइन पढ़ते तो फिर अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता, उससे बेहतर हम ऐसे समझा दिए हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे हम प्रत्येक साल इसको ऐसे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि कहानी है तो कहानी कहने में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना, कहानी कहने में ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बताओ बाबू। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जल्दी से बताइए। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बताइए। तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि बहू ने मगम्मा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसने अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दिया और बेटा दादी के पास जिद करके रहने लगा। फिर एक दिन मगम्मा की बहू और बेटा आए और कहा कि उस दिन हमसे गलती हो गई, यह कह करके माफी मांग करके मना लिया। यानी कि पोते का सहारा लेकर के माफी मांग करके मना लिया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। ठीक है ना, इस कहानी के कथावाचक कौन है? तो लिखेंगे इस कहानी के कथावाचक जो है वो बंगलुरु को ही एक महिला है, या फिर कह सकते हैं स्वयं श्रीनिवास जी हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे प्रस्तुत कहानी के कथावाचक, कथा कहने वाले ऐसे बेंगलुरु की एक महिला है। ठीक है ना, तो यहां पर स्वयं श्रीनिवास जी है, जिसमें लेखक स्वयं पात्र के रूप में मौजूद है। कथा में कथावाचक महिला पात्र माजी के रूप में है। मगम्मा माजी के घर हर रोज आती है। ध्यान से सुनिएगा, कथावाचक कौन है? माजी के रूप में, जिसको माजी माजी कहती है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो मगम्मा जो माजी माजी कहती है, एक बार दही देकर चली जाती है और सारा दही बेचकर गांव की ओर जाती है। तो कथावाचक यानी कि माजी के घर आकर के पान सुपारी खा करके चली जाती है। कथावाचक स्वयं मगम्मा से उसका हाल चाल पूछती है। कुछ मिलाकर ये कुल मिलाकर के कथावाचक का संक्षिप्त परिचय इतना ही है कि वह एक संवेदनशील, सहज और सरल माजी के रूप में, कथा के रूप में क्या है? मौजूद है। ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। बाबू देखो, आप जो कह रहे हैं ना कि यहां लेखक की पत्नी है, बाबू कहीं पर ऐसा वर्णित नहीं है कि लेखक की पत्नी है। माजी माजी कह करके बुलाती है, लेकिन यह नहीं वर्णित है कि लेखक की वो पत्नी है, माजी के रूप में लेखक की पत्नी है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं गया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मगम्मा का चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है तो लिखेंगे, इस कहानी के केंद्रीय पात्र मगम्मा है जो विधवा है। वह दही बेच करके आमदनी को बचा करके रखती है। वह बचत से बहू के लिए गहने बनवा देती है, लेकिन अपने लिए कुछ खर्च नहीं करती है। वह एक सचरित्र यानी कि अच्छे चरित्र की और व्यवहार कुशल, उदार और खुले दिल की स्त्री है। अपने परिवार का पोषण करने और सुख के लिए ही दूर दराज शहर में दही बेचने जाती है। अतः वह जिम्मेदार और परिश्रमी महिला भी है। रगंपा के झांसे में नहीं आती है और बहू बेटे के कहने पर पुनः एक साथ रहने लगती है। इस तरह वह एक साहसी और समझदार महिला भी है। वह एक साहसी महिला भी है, और ध्यान रखिएगा, साहसी महिला के साथ साथ वह एक समझदार महिला भी है। क्लियर हुआ बाबू? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, अब लास्ट में क्या है भाई, एक क्वेश्चन है कि इस कहानी का सारांश लिखिए। यानी कि आपको जैसे भी यह कहानी याद हुआ, उस कहानी को शॉर्टकट में लिख देना है। ठीक है ना? आपको जैसे ये कहानी याद हुआ है, उस कहानी को क्या करना है बाबू? उस कहानी को शॉर्टकट में क्या कर देना है? लिख देना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आपको जैसे भी ये कहानी याद हुआ है, कहानी को शॉर्टकट में लिख देना है। सारांश मतलब होता है शॉर्टकट में लिखना। तो लिख देंगे कि मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बंगलूर आती थी। मगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह यानी घर के कलह के कारण अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू के ये अधिकार संबंधी ईर्ष्या था। औरत को अकेली जान करके कुछ अवांछित तत्व के लोग उनके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। रगंपा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। उनके पोते को उनके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद करके ले जाने लगी थी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। ये एक कौवा वाला छोटा सा बीच में एक थोड़ा सा दिया है कि कौवा जो है वो लेकर के उड़ जाता है, लेकिन वहां से कोई प्रश्न रस नहीं आता है, तो इसलिए हम उस पार्ट को छोड़ दिए हैं। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठती है और बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, मगम्मा को भी बहू से सौहार्द, बेटे और पोते से स्नेह नजर आने लगा। यानी कि इस कहानी को शॉर्टकट में जैसे आप लिख सकते हैं वैसे आप लिख दीजिए। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया है। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पहले की तरह रहने लगे। तो इस तरीके से आपका यह कहानी था। इस कहानी के बारे में हम हर एक चीज आप लोगों को बता दिए। ठीक है ना? इस कहानी के बारे में हर एक चीज आप लोगों को हम अच्छे तरीके से बता दिए हैं। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चे, आज का ये कहानी बड़ा शानदार रहा। बड़े ही शानदार तरीके से हम आप लोगों को आज का ये कहानी बताए। तो प्यारे बच्चे, कैसा लगा आज का ये पूरा चैप्टर? अच्छा, अब साथ ही साथ आप लोग ये भी बता देना हमें कि कल आप लोगों को इसी का दूसरा चैप्टर पढ़ा दें या फिर फिजिक्स पढ़ाएं, जो बताओ। कल इसी का दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर भी बहुत जबरदस्त कहानी है, ढहते विश्वास। ठीक है ना, ये भी बहुत बहुत बढ़िया कहानी है। तो कल हम इसी का दूसरा चैप्टर पढ़ा दें या फिर हम आप लोगों को फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ाएं? ये बताइए आप लोग, फिजिक्स या हिंदी? बताओ बाबू, कौन सा चीज पढ़ा दें? बताइए जल्दी से। कल आप लोगों को क्या पढ़ा दिया जाए? फिजिक्स? सारे बच्चे का फिजिक्स है? हैं? सभी बच्चों का फिजिक्स ही है? हाँ, फिजिक्स एक चैप्टर और पढ़ाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी में हम लोग चलेंगे। तो कल हम आप लोगों को ना फिजिक्स का ही चैप्टर, अच्छा पोल करा दें? लो भाई, पोल कर दो एक बार जरा। लीजिए, पोल कर देते हैं। ठीक है ना, पोल कर देते हैं।
तो बताओ बाबू, कल कौन सा विषय होना चाहिए? आप लोग कमेंट कर दीजिए। जिनका पोल ज्यादा आएगा वही होगा, ठीक है ना? जो पोल ज्यादा करेंगे उन्हीं का बात माना जाएगा। तो हिंदी या फिजिक्स, आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए कल कौन सा होना चाहिए। अरे भाई साहब, कमेंट में तो दिखाई दे रहा था खाली फिजिक्स लिखने, यहाँ पोल में तो ज्यादा हिंदी वाले लोग जीत गए हैं। हिंदी वाले लोग ज्यादा जीत गए हैं ना? हिंदी वाले लोगों का संख्या तो अधिक बढ़ गया है भाई, क्या बात है? हैं? हिंदी वाले लोगों का संख्या बड़ा बढ़ गया। चलिए भाई, कुल मिलाकर के हिंदी का कमेंट आया है, तो कल भर हम इसी चैप्टर का हिंदी पढ़ा देते हैं, दूसरा नंबर चैप्टर, ठीक है ना? कल हिंदी वर्णिका का ही दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ा देते हैं। बच्चों ने हिंदी कमेंट किया है ज्यादातर, लगभग 60% बच्चे हिंदी वाले हैं, तो हिंदी वाले बच्चे की जीत हुई है यहाँ पे। तो कल भर हम आप लोगों को हिंदी पढ़ा देते हैं, और फिर सोमवार से, कल ऐसे भी शनिवार है, फिर सोमवार से हम फिजिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए, कल भर आप लोगों को हम और हिंदी ही पढ़ाते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम अब कल, ठीक है ना? तो कल मिलेंगे। अब इसके बाद संस्कृत का क्लास था, लेकिन उर्दू वाले सर अपना एक क्लास ले रहे हैं, तो इस वजह से हम संस्कृत का क्लास अभी रोक दिए हैं। तो कल जो है वो हम आप लोगों के साथ अब सुबह में मिलेंगे। अच्छा, सुबह में आप लोगों का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। सुबह में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।